नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी तपस्या। सुधा आदेश जी की कहानियाँ समाज की सच्चाइयों को उजागर करने के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को गहराई से व्यक्त करती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पुत्री सुनंदा के विदा होते ही सभी मेहमान एक एक करके जाने लगे थे। पुत्री का विवाह होने के बावजूद मालिनी ने सभी को यथोचित विदाई दी थी। आखिर ये उसके घर का आखिरी समारोह था, अतः वह इसमें कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। अन्य बार की अपेक्षा इस बार सभी के चेहरे पर संतोष की छाया देखकर उसने सुकून की सांस ली थी। जिद करके उसने बुआ सास को जाने से रोक लिया था, वरना सुनंदा के जाने के पश्चात आए सूनेपन को सहना उसके और मानस के लिए कठिन हो जाता। वे भी आखिर कब तक रुकती। जाते समय उन्होंने उसे गले से लगाते हुए भावभीने स्वर में कहा था, बेटी तुम धन्य हो, तुमने एक नहीं दो परिवारों को संभाल लिया। अगर तुम नहीं होती तो अनिकेत और सुनंदा का पता नहीं क्या होता। माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो ऐसा कह रही हैं। सच तो ये है कि अगर मुझे आप लोगों का सहारा और विश्वास नहीं मिला होता तो शायद ये जिम्मेदारी निभाना मेरे लिए आसान नहीं होता। मालिनी ने उनके पैर छूते हुए कहा। मालिनी बुआ सास को विदा करके घर के काम निपटाने लगी। लगभग 1 घंटे बाद किसी काम से अंदर आई तो पाया चश्मे को हाथ में पकड़कर आराम कुर्सी में धंसे हुए मानस लगातार छत को देखे जा रहे हैं, इतने बेखबर कि उन्हें उसके आने का एहसास न हो सका। घबराई हुई मालिनी माथे पर हाथ रखते हुए पूछ बैठी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब ठीक रहूं या न रहूं क्या फ़र्क पड़ता है? सब जिम्मेदारियों से मुक्ति पा चुका हूँ। बस अब तो समय ही काटना है। भला ढलते सूरज से किसी को क्या आशा, क्या निराशा? आप कैसी बातें कर रहे हो जी? अभी तो हमें अपने नाती पोतों को अपनी गोद में खिलाना है, उनकी किलकारियों में अपना बचपन ढूंढना है। कहते हुए मालिनी ने उनकी उदासी को तोड़ने का प्रयास किया। नहीं मालू, जीने की इच्छा तो उसी समय समाप्त हो गई थी जब कमलिनी ने संसार छोड़ा था, किंतु अभी तक उसके देहावसान के समय दिया वचन निभा रहा था। बच्चों के उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुका हूँ, अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही है। मालिनी की आंखों में एकाएक आंसू भर आए। उन्हें अलकों पर सहेजते हुए बोली, गैस पर दूध रखा है, अभी आती हूँ। आंचल मुंह में ठूंसती हुई मालिनी रसोई की ओर भागी। मस्तिष्क के आगे दिल हार गया तथा आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। क्या 25 वर्षों के उसके त्याग और बलिदान की मानस के नज़रों में कोई कीमत नहीं रही? किसी ने सच ही कहा है, दूसरी औरत दूसरी ही होती है। कर्तव्य की तेज धार पर चलते चलते छलनी होती जाती है, फिर भी उसके मन को कोई भी नहीं समझ पाता। उसके हिस्से में सिर्फ कर्तव्य ही आते हैं, अधिकार नहीं। पुरुष जिस अहंकार से अपने पहले प्यार को दूसरी पत्नी के समक्ष प्रस्तुत करता रहता है, बिना ये जाने कि उसकी आत्म स्वीकारोक्ति से कौन कितना आहत हो रहा है, क्या औरत भी उतनी ही बेबाकी से अपने पहले प्यार की स्वीकारोक्ति कर पाती है? कभी भूल से भी उस प्रकरण को दोहरा दे तो कयामत आने में देर नहीं लगती। वो जानती थी कि वो चाहे कितने भी आंसू क्यों न बहा ले, मानस पर उसका कोई असर नहीं होगा। अनायास ही मन 25 वर्ष पूर्व के पन्नों को पलटने लगा। आज से 25 वर्ष पूर्व जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी तो पहले ही दिन वो 2 बच्चों की माँ बन गई थी। अभी वो ढंग से बैठ भी नहीं पाई थी कि बुआ सास दमयंती ने 8 वर्षीय अनिकेत तथा 4 वर्षीय सुनंदा को उसे सौंपते हुए कहा था, तुम तो जानती ही हो बेटी कि छोटी उम्र में ही इनके ऊपर से माँ का साया उठ गया है। बेचारे अभी तक इधर उधर ही भटकते रहे हैं। अब तुम्हारे आने से आशा है कि इन्हें स्थायित्व मिल जाएगा। शायद टूटा घर एक बार फिर से बस जाए। घर में वही बुजुर्ग थी। मानस के माता पिता का स्वर्गवास काफ़ी पहले ही हो चुका था तथा दोनों भाइयों मानस और मानव की परवरिश भी बुआ के घर पर ही हुई थी, अतः सब उनको अत्यंत मान सम्मान देते थे। इस तथ्य से वो भली भांति परिचित थी। उसकी दीदी कामिनी उसके पास ही खड़ी उसे संबल प्रदान कर रही थी, किंतु अन्य सभी की नज़रों में तैरती आशंका उसे स्पष्ट नजर आ रही थी। तभी 4 वर्षीय सुनंदा कह उठी, दादी अम्मा, आप तो कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी को लेकर आ रहे हैं, किंतु ये तो हमारी मम्मी नहीं है, कोई और हैं। बेटा, ये तुम्हारी नई मम्मी हैं।
ये भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगी जितना तुम्हें तुम्हारी मम्मी करती थी, दमयंती बुआ ने उसे समझाते हुए कहा। आप झूठ बोलती हो दादी अम्मा, ये मेरी मम्मी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कहते हुए रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे उसका बड़ा भाई अनिकेत चला गया था, शायद उसे समझाने के लिए। अनिकेत को परिस्थितियों ने समय से पूर्व ही समझदार बना दिया था, किंतु माँ के प्यार के अभाव के कारण सुनंदा चिड़चिड़ी हो गई थी। कमलिनी की मृत्यु के पश्चात असुरक्षा की भावना ने इसे चिड़चिड़ा बना दिया है। बच्ची है, तुम्हारा प्यार पाकर ठीक हो जाएगी, दमयंती बुआ ने उसे समझाते हुए कहा था। एकाएक मालिनी को अपने 7 वर्षीय पुत्र पल्लव का ध्यान आ गया था। पता नहीं वो कैसा होगा। पहली बार उसे अकेला छोड़ा नाना नानी के पास। उसे ना पाकर वो मासूम न जाने कैसा महसूस कर रहा होगा, ना जाने क्या सोच और समझ रहा होगा। विवाह से पूर्व ही वो पल्लव के बारे में मानस से विचार विमर्श करना चाहती थी, किंतु उसके माता पिता ने मना कर दिया। बोले, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, एक बार फिर जिंदगी में कुछ खुशियां तेरे हाथ में आ रही हैं तो आने दे। यदि मानस को उसके रखने में आपत्ति हुई तो हम तेरे लाडले को दिल के टुकड़े की तरह सहेज कर रखेंगे। भाई अविनाश ने भी उनकी बात का समर्थन किया था। विजय याद आए थे। क्या तेज था उनके चेहरे पर, किंतु होने को कौन टाल पाया है। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही मैंगनेजाइटिस की जानलेवा बीमारी ने एक हृष्ट पुष्ट विजय को मिट्टी में परिवर्तित कर दिया। न कोई कुछ समझ पाया और न ही कोई कुछ कर पाया। सब मामूली ज्वर ही समझते रहे। जब तक डॉक्टर समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 5 दिनों में ही उसकी दुनिया ही बदल गई थी। गर्भ में उनके प्यार का अंश पल रहा था। उसके माता पिता का मानना था कि संतान उसके पुनर्विवाह में बाधक बन जाएगी। अभी उम्र ही कितनी है, विवाह तो करना ही होगा। अतः उन्होंने उसे गर्भपात कराने की सलाह दी, किंतु वो अड़ गई। एक माँ होकर वो ऐसा कृत्य कैसे कर सकती है? अपने ही हाथों अपने प्यार की निशानी को भला कैसे नष्ट कर देगी? वो पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं थी। विजय के साथ बिताए 1 वर्ष में उसने जीवन की धूप छांव का अनुभव कर लिया था। वो पुनः इस बंधन में बंधने को तैयार नहीं थी। उसका मानना था यदि वैवाहिक सुख उसके नसीब में होता तो विजय ही उसे छोड़कर क्यों जाते। विजय के साथ बिताए पलों की खट्टी मिट्टी यादों के सहारे शेष जीवन को व्यतीत करना चाहती थी। नन्हे दीप की ज्योति से ही अपने अंधेरे जीवन को संवारना उसका प्रथम और अंतिम लक्ष्य बन गया था। समय के साथ पल्लव का जन्म हुआ। सूनी बगिया में बाहर आ गई थी। पल्लव के जन्म के साथ ही उसे भविष्य की चिंता प्रारंभ हो गई। उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया। आखिर उसे एक कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन पल्लव के छोटा होने के कारण वो असमंजस में थी कि वो इस ऑफर को स्वीकार करे या न करे। उसकी मनस्थिति को समझकर उसके पिता ने उसे समझाया था, पल्लव की देखभाल तुम्हारी माँ कर लेगी। आज की परिस्थिति में तुम्हारे लिए नौकरी अत्यंत आवश्यक है। स्वयं को व्यस्त रखने का एक जरिया भी है। आत्मनिर्भर बनकर न केवल तुम अपना खोया आत्मविश्वास लौटा पाओगी, वरन बाहर की दुनिया में व्यस्त रहकर कुछ क्षणों के लिए जीवन में आई रिक्तता को भूलकर आत्मसंतोष के साथ जीवन व्यतीत कर पाओगी। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। समय के साथ उसे अनुभव होने लगा था कि इस दुनिया में एक सुंदर और जवान स्त्री का रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। यदि कहीं वो अकेले जाती तो उसे लगता झट अड़ोस पड़ोस की खिड़कियां खुल जाती तथा पर्दों के पीछे छिपी अनगिनत निगाहें उसका पीछा करती रहती। कभी विजय का कोई सहयोगी परिवार सहित भी उससे मिलने आता तो व्यंग्यात्मक लहजे में कई बातें उसका दिल छलनी कर जाती। ये वही औरतें थीं जो कहने को तो अत्याधुनिक होने का दिखावा करती थीं, किंतु उनकी सोच पुरातन पंथी ही होती है। वो उनके शब्दों में छिपे विष को महसूस कर असहज होने लगी थी। कभी कभी वो सोचती कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बन जाती है। क्यों एक स्त्री दूसरी स्त्री को ढंग से पहनते ओढ़ते नहीं देख सकती। इस बीच उसके माता पिता ने उसके विवाह की बात चलानी चाही, किंतु उसने दृढ़ता से मना कर दिया था। किसी के साथ तन मन के साथ जोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसके भारतीय संस्कार ही उसे चुनौती दे रहे थे। क्या अग्नि के समक्ष ली गई प्रतिज्ञा को तोड़ पाना इतना सहज है? क्या किसी को यादों के फूल के समान तोड़ा मरोड़ा जा सकता है? समय को रोक पाना संभव नहीं है। वो तो जीवन में आए आंधी तूफानों से बेखबर निरंतर अपनी निश्चित गति से चलता रहता है।
एक दिन वो ऑफिस से आई तो देखा कि माता पिता दोनों ही उदास बैठे हैं। कारण पूछने पर पता चला कि दीदी की देवरानी कमलिनी बुरी तरह जल गई है। पता नहीं कैसे कुकिंग गैस लीक होने लगी। रात्रि को बेटी सुनंदा के लिए दूध बनाने के लिए किचन में गई। लाइटर जलाते ही आग फैल गई, जिसके कारण वो बुरी तरह जल गई है। उसके देवर के हाथ भी आग को बुझाने के प्रयास में बुरी तरह झुलस गए हैं। सूचना प्राप्त कर वो भी बेचैन हो उठी थी। कमलिनी को उसने दीदी के बड़े बेटे अंकुर के जन्म के समय देखा था। 5.5 फीट की गोरी चिट्टी तथा व्यवहार कुशल महिला से वो भी काफ़ी प्रभावित हुई थी। अभी वो सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी टनटना उठी। किसी अनहोनी की आशंका से सभी कांप उठे। उनका अंदाज़ा सही निकला। फ़ोन पर कमलिनी के देहावसान की सूचना थी। होनी को कोई टाल नहीं सकता, किंतु रस्में तो निभानी ही पड़ती हैं। दुखद समाचार सुनकर माता पिता शोक जताने चले गए। सच, इंसान भविष्य के लिए जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, छल कपट करके उनको पूर्ण करने की चेष्टा करता है, किसके लिए, जबकि जीवन के अगले पल का भी किसी को पता नहीं है। मन न जाने कैसा कैसा हो आया। मम्मी पापा लौटे तो उदास थे। कच्ची गृहस्थी थी। 8 वर्षीय पुत्र अनिकेत और 4 वर्षीय पुत्री सुनंदा। एक स्त्री अबला होते हुए भी ऐसी स्थिति में घर बाहर दोनों में सामंजस्य स्थापित कर बच्चों की परवरिश उचित रूप से कर लेती है। वहीं संबल कहलाने वाला पुरुष समान परिस्थितियों में एकदम टूट जाता है, क्योंकि बच्चों की तथा घर की देखभाल की जिम्मेदारी आज भी हमारे समाज में स्त्री की ही समझी जाती है। जाने वाली तो चली गई, किंतु अपने पीछे 3 मासूमों को छोड़ गई, जो उसके ऊपर पूर्णतया निर्भर थे। मानो तो अंतिम क्रिया के कुछ दिनों पश्चात ही बच्चों के साथ चले गए थे, क्योंकि अंकुर एवं स्मिता की बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली थीं। फिर भी दीदी कामिनी मानस एवं बच्चों को इस हालत में छोड़कर नहीं जा पाईं। मानस कामिनी दीदी के इकलौते देवर थे, जिन्होंने विवाह के पश्चात कभी यह अनुभव ही नहीं होने दिया था कि ससुराल में वो अकेली है। स्मिता के होने में जब डॉक्टर ने कामिनी को महीना भर के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी थी, तब मानस और कमलिनी ने न केवल घर वरन नन्हे अंकुर की जिम्मेदारी भी सहर्ष स्वीकार कर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया था। अतः ऐसे समय में उन्हें अकेला छोड़ना दीदी को जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना प्रतीत हुआ था। किंतु अंकुर की बोर्ड की परीक्षा के कारण ज़्यादा रुकना भी उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो जानती थी मानव भी घर बाहर संभाल पाने में असमर्थ हैं। सारी जिम्मेदारी नन्ही स्मिता पर आ गई होगी। अतः एक दिन मौका देखकर उसने मानस से कहा, भैया कुछ दिनों के लिए आप आगरा चलिए, स्थान परिवर्तन के कारण मन थोड़ा शांत हो जाएगा, बच्चे भी अंकुर और स्मिता के साथ रहकर सामान्य हो पाएंगे। भाभी आप ठीक कह रही हैं, किंतु 15 दिनों बाद ही अनिकेत की वार्षिक परीक्षाएं हैं। कमलिनी तो हमें छोड़कर चली ही गई, अब तो मुझे ही इनका ध्यान रखना पड़ेगा। परीक्षाओं के पश्चात अवश्य आने का प्रयत्न करेंगे। आप जाइए, अब मैं ठीक हो चला हूँ, बच्चों की देखभाल मैं कर लूँगा। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? अनिकेत और सुनंदा की परीक्षाओं का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बच्चों की परीक्षा दिलाकर ही हम सब चलेंगे, कामिनी ने प्रायश्चित युक्त स्वर में कहा था, क्योंकि उसे लगा था कि दुख की इस घड़ी में भी वो सिर्फ अपने तथा अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही है। भाभी, अब तो हमें कमलिनी के बिना रहने की आदत डालनी ही होगी। अंकुर की बोर्ड की परीक्षा है, आप निश्चिंत होकर जाइए। बुआ जी ने आने के लिए लिखा है, अभी अभी पत्र आया है। पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए मानस ने कहा, बुआ जी यानी उसकी बुआ सास, जो अपनी बहू आनंदिता की डिलीवरी के कारण नहीं आ पाई थीं, 1 हफ्ते पश्चात आने वाली हैं। जानकर कामिनी कुछ दिन और रुक गई। उनके आने के पश्चात ही वो अपने घर गई, किंतु जब जब उसे उन मासूम बच्चों का ख्याल आता तब मन बेहद उदास हो जाता था। बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं। मानस और बच्चों के प्रोग्राम के बारे में पूछने के लिए वो फ़ोन करने ही वाली थी कि बुआ जी का पत्र आ गया। लिखा था, बेटी मानस बहुत ही अकेला हो गया है, उसकी चुप्पी सहन नहीं होती। उसके व्यवहार के कारण बच्चे भी डरे डरे से रहते हैं। परीक्षा के बाद दोनों को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? यदि तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ। मैं जानती हूँ कि मानस पुनर्विवाह के लिए शीघ्र तैयार नहीं होगा, लेकिन उसे समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। टूटा घर एक बार फिर बस जाए तो चैन से जी सकूँ। यद्यप बुआ जी ने स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा मालिनी की ओर ही था। कामिनी को भी कुछ दिनों से ऐसा ही महसूस हो रहा था।
यदि मानस और मालिनी मान जाएं तो दो उजड़े हुए घर फिर से बस सकते हैं। बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सकता है, जो बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की परीक्षा के पश्चात वो मायके गई तो मालिनी के विवाह की बात उसने अपने मम्मी पापा से कही, तो उन्हें भी लगा कि यदि मालिनी मान जाए तो वे भी निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन मालिनी को समझा पाना इतना आसान नहीं था। कामिनी उपयुक्त अवसर की तलाश में थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बातें प्रारंभ की जाएं। मालिनी की तटस्थता देखकर कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, वो भी अपने ही देवर के बारे में। कहीं वो कोई अन्य अर्थ न लगा ले। यहाँ तक कि उसको लेने के लिए मानव भी आ गए। मानव के साथ अंकुर, स्मिता और पल्लव का रोज़ घूमने जाना तथा अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदना मासूम पल्लव के लिए अनहोनी बात थी। पल्लव को देखकर कभी कभी लगता कि उसका बचपना कहीं खो गया है। यहाँ तक कि मालिनी भी अपने जीजा जी के साथ पिछले कुछ वर्षों से उतनी सहजता से बातें नहीं कर पाती थी। मानव के आने के पश्चात वो इस बार और भी उदास और खोई खोई लग रही थी। मानव और कामिनी के जाने के दिन पास आने लगे थे। मालिनी की इसी मनस्थिति का फ़ायदा उठाकर एक दिन कामिनी ने कहा, मालू, जिंदगी को सहजता से ले। माना तू विजय को बहुत चाहती थी तथा उसकी यादें अभी भी तेरे दिल में बसी हैं, लेकिन उन यादों के सहारे तो जीवन नहीं काटा जा सकता। ये सत्य है कि तू अभी जवान है, सुंदर है, आत्मनिर्भर है, अकेले रह भी सकती है, किंतु तब क्या होगा जब तुम आईने के सामने आने से डरने लगोगी? माँ पिताजी कब तक तुम्हारा साथ देंगे? माना आज अविनाश तुम्हारे दुख से दुखी तथा तुम्हारे सुख से सुखी होता है, लेकिन क्या भरोसा कि कल वो अपने दायित्वों के बोझ से दब कर मुख नहीं मोड़ लेगा। पल्लव की ओर देख, छोटी सी उम्र में वो कैसा हो गया है, सहमा सहमा सा, चुपचाप अपने अंतः कवच में कैद। पुनर्विवाह करने से न केवल पल्लव को पिता का प्यार मिल जाएगा, वरन दो मातृहीन बच्चों का जीवन भी संवर जाएगा। फिर ये रिश्ता तो मेरा जाना पहचाना है। तू मानस के साथ सुखी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। आंचल में आए फूलों को मुरझाने मत दे मेरी बहना। वैसे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर उत्तर देना। कामिनी की बात सुनकर मालिनी को भी लगने लगा था, जीवन एक समझौता ही तो है। आज भी वो असंख्य व्यंग बाणों से घायल हृदय के साथ जीवन के साथ समझौता ही तो कर रही है। एक समझौता मानस के साथ भी करके देख ले। पहली स्थिति में वो स्वयं के लिए ही जी रही है, जबकि दूसरी स्थिति में वो अन्य 3 प्राणियों के लिए भी शायद उपयोगी बन जाए। पल्लव को भी शायद पिता का तथा भाई बहन का प्यार मिल जाए। ये सच है कि वो विजय की यादों को, उसके साथ बिताए पलों को कभी भूल नहीं पाएगी, पर मन मंदिर में अपने इष्ट देव की मूर्ति की स्थापना करके कर्तव्य पथ पर अग्रसर तो हो ही सकती है। उसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही एक सीधे साधे समारोह में उसका मानस से विवाह हो गया। उसने घर में प्रवेश किया था, एक लजीली शर्मीली दुल्हन की तरह नहीं, वरन कर्तव्य की तेज धार पर स्वयं को बलिदान करने के लिए। वैसे तो मानस भी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, किंतु लोगों के समझाने पर उन्हें भी लगने लगा था कि पुनर्विवाह करना ही बच्चों की उचित परवरिश के लिए श्रेयस्कर होगा। बच्चों को इधर उधर भटकते देखकर वो भी व्यथित हो चले थे। मानस के कहने पर वो पल्लव को भी ले आई थी। अनिकेत और सुनंदा से उसने पल्लव को अपने पास सुलाने के लिए कहा, तो दोनों ने ही ये कहकर मना कर दिया कि उनके कमरे में जगह नहीं है। अपने पास सुलाना चाहा तो मानस अप्रसन्न लगे। यद्यपि उन्होंने कुछ कहा नहीं था, पर पुरुष बिना कुछ कहे ही अपने हाव भावों से बहुत कुछ कह देता है। नारी पुरुष के इस व्यवहार को समझने में पूर्णतः सक्षम होती है। शायद नारी ही यही सक्षमता कई बार घर में किसी अनहोनी को जन्म लेने से पहले ही रोक लेती है। यही उसके साथ हुआ। अंत में उसने पल्लव के सोने की व्यवस्था ड्राइंग रूम के दीवान पर कर दी। एक दिन वो रात्रि में पानी पीने के लिए उठी तो देखा पल्लव दीवान के कोने में बैठा डर के कारण काँप रहा है। अपने दिल के टुकड़े की यह दशा देखकर मन रोने रोने को हो आया था। उसे दिलासा देते हुए पूरी रात उसके सिरहाने बैठे बैठे काट दी तथा सुबह होने से पहले ही अपने कमरे में चली गई। प्यार वो भी चोरी चोरी। पल्लव भी नए घर में डरा डरा सहमा सहमा रहता था। अनिकेत और सुनंदा उससे बातें नहीं करना चाहते थे। मानस कभी करते भी तो ना तो वे सहज हो पाते और ना ही पल्लव। उसने अपना संपूर्ण प्यार सुनंदा और अनिकेत पर न्यौछावर करने का प्रयास किया, किंतु फिर भी वे उससे कटे कटे ही रहते। अनिकेत समझदार था। वो उसकी प्रत्येक बात मान लेता था, बिना नानुकुर किए खा लेता था।
किंतु सुनंदा हर बात में मीन मेख निकालती। एक दिन तो हद ही हो गई। वो और मानस बेडरूम में बैठे किसी समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक सुनंदा आकर बोली, आप उठिए पलंग से, ये मेरी माँ का है, इस पर आप बैठ नहीं सकती। इस पर केवल मेरी माँ ही बैठ सकती है, दूसरा और कोई नहीं। सुनंदा का आक्रोश देखकर वो खड़ी हो गई। मानस भी समझ नहीं पाए कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। थोड़ा संभल कर धीरे से बोले, बेटा ये भी तो तुम्हारी मम्मी जैसी हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, तुम्हारी देखभाल करती हैं। मम्मी जैसी ही हैं, मम्मी तो नहीं। और प्यार प्यार तो ये अपने बेटे पल्लव से करती हैं, हमें नहीं। तिरस्कार से उसने उसे देखते हुए कहा था। मालिनी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। न जाने कहाँ से उसके मन में आ गया था कि पल्लव उसका बेटा है और वे दोनों सौतेले। शायद समाज के उड़ेले विषदंतों का जहर फैलने लगा था। परिस्थितियों से समझौता करने के प्रयास में दिल छलनी होने लगा था, किंतु चाहते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि उसके लगातार प्रयास करने के बावजूद अन्य सभी की उपेक्षा के कारण पल्लव हीन भावना से ग्रसित होने लगा था, जो उसके स्वस्थ विकास में रुकावट बन सकता है। इसका असर उसके रिजल्ट पर भी पड़ने लगा है। पिछले 1 वर्ष से उसके हर विषय में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। आखिर दिल पर पत्थर रखकर उसने पल्लव को हॉस्टल में रखने का प्रस्ताव मानस के सम्मुख रखा। उसकी बात सुनकर बौखला ही गए, किंतु घर की विकट होती जा रही परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। उसके अति आग्रह करने पर मानस ने पल्लव को बोर्डिंग स्कूल में डालने की आज्ञा दे दी। पल्लव अपने कलेजे के टुकड़े को अलग करते हुए दिल में अनेक नागफनी चुभे थे। स्वयं से नफरत होने लगी थी। स्वयं के सुख के लिए उसने दूसरा विवाह तो कर लिया, पर दूसरे के बच्चों के साथ न्याय करने के चक्कर में वो अपने कोख जाए पर ही अन्याय करने जा रही है। पर वो करे भी तो क्या करे। जब ओखली में से डाल ही लिया है तो मूसल तो सहने ही पड़ेंगे, चाहे उस मार से शरीर और दिल लहूलुहान हो जाएं। पर उफ करने पर यह बेरहम दुनिया उसकी वफादारी पर संदेह ही करेगी। पल्लव भी बिछड़ते हुए बहुत रोया था। उसे रोते देखकर उसका दिल भी रो रहा था, पर शरीर पत्थर बना उसे समझाने में नाकाम सिद्ध हो रहा था। उस समय 10 वर्षीय पल्लव से वो बस इतना ही कह पाई, मुझे क्षमा करना बेटा, पर मैं जो कर रही हूँ तेरे भविष्य के लिए शायद यही उचित है। वार्डन के हाथों उसे रोता हुआ छोड़कर वो लौट आई थी। उसके फैसले पर उसके परिवार में भी विरोध हुआ। उसके माता पिता ने पल्लव को अपने साथ रखना चाहा, किंतु उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसने उनका कहना मानकर दूसरा विवाह तो कर लिया, किंतु अब वो उसे अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने दें। जिंदगी के साथ किए समझौते को निभाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर विषम से विषम हालात में भी वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। कभी किसी पल यदि मानस ने पल्लव के ऊपर हो रहे खर्चे को लेकर कुछ कह दिया तो शायद वो सहन नहीं कर पाएगी। अपनी इस मनस्थिति से उसने मानस को भी अवगत करा दिया था। मानस ने भी उसकी इच्छा का आदर किया था, किंतु उसकी नौकरी की वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो इसका वो विशेष ध्यान रखती थी। बच्चों की हारी बीमारी में सदा उसी ने छुट्टी लेकर उनकी सेवा शुश्रूषा की। कभी भी मानस को शिकायत का अवसर नहीं दिया। धीरे धीरे पल्लव भी उसकी स्थिति को समझने लगा था, अतः उसने हॉस्टल के नियमों के अनुसार स्वयं को ढालना प्रारंभ कर दिया था। मालिनी को जब भी मौका मिलता उससे जाकर मिल आती। उसे संतोष सिर्फ इतना था कि अब वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने लगा था। पल्लव को हॉस्टल भेजने के कारण सुनंदा की उसके प्रति कड़वाहट कुछ कम होने लगी थी। धीरे धीरे अनिकेत और सुनंदा भी उसके महत्व को समझने तथा आदर देने लगे थे, यद्यपि उन्होंने कभी उसे माँ कहकर नहीं बुलाया। अनिकेत मौसी कहता था, सुनंदा ने भी उसी का अनुसरण किया। यही कारण था कि अब जब छुट्टियों में पल्लव घर आता तब सब उसे सहज भाव से स्वीकारने लगे थे। साथ साथ खाते सोते, यहाँ तक कि खेलते हुए अपने खिलौने भी उसके साथ शेयर करने लगे थे। समय के साथ अनिकेत इंजीनियर बनकर एक प्राइवेट कंपनी में लग गया था। वहीं पल्लव पुलिस ऑफिसर के पद पर कार्यरत हो गया। सुनंदा भी महाविद्यालय में अध्यापिका बन गई थी। अब सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी भी उसके त्याग एवं बलिदान की सराहना करते करते नहीं थकते थे, जिसके साहस और सहनशीलता ने एक टूटे परिवार को प्यार और स्नेह के बंधन में बांध दिया था। अनिकेत पल्लव के विवाह की जिम्मेदारी पूरी कर वो फूली नहीं समाती थी। उसे अपनी तपस्या का फल मिल गया प्रतीत होता था।
जब वो अनिकेत और पल्लव दोनों को अपने अपने परिवारों के साथ सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करते देखती। आज सुनंदा के विवाह के भार से मुक्त होकर वो स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही थी, किंतु मानस के कहे वाक्य ने उसके त्याग बलिदान को नकार उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। वो आज एक बार फिर इतने बड़े घर में पति के रहते हुए भी अकेली महसूस कर रही थी। ये कैसी विडंबना है। किसी के लिए अपने व्यक्तित्व को मिटाकर नारी अपना कर्तव्य निभाती जाती है, पर सराहना के दो शब्द मिलने के बजाय सदा उसे तिरस्कार ही मिलता रहा है। क्या पुरुष ही प्यार करना जानता है, एक स्त्री नहीं? यदि मानस ने अपनी पत्नी खोई तो क्या उसने अपना पहला प्यार नहीं खोया था? वो चाहती तो विवाह करके अनिकेत और सुनंदा के व्यक्तित्व को नकार कर सिर्फ पल्लव के लिए जी सकती थी। क्या कर लेते वो? पर जब उसने ऐसा नहीं किया तो मानस ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनकी इस विरक्ति ने, इस स्वीकारोक्ति ने और किसी का नहीं, उनकी जीवन संगनी का दिल तोड़ा है। क्या वो कभी समझ पाएंगे? पुरुष शायद पाना ही जानता है, देना नहीं। अपना सब कुछ न्यौछावर करने के पश्चात मानस की इस मानसिकता ने उसके स्व को आघात पहुंचाया था, पर हमेशा की तरह इस बार भी उसने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा। मानस अवकाश प्राप्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। सुनंदा के विवाह को 15 दिन बीत गए थे, किंतु अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला था। पता नहीं क्यों उसे उसकी बेहद याद आती थी। भले ही वो उसकी कोख जाई नहीं थी, किंतु पाला तो उसने ही था। प्यार का ये बंधन स्वाभाविक ही था, चाहे हमारा समाज इसे मान्यता दे या ना दे। मन नहीं माना तो उसने उसकी ससुराल उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। पता चला कि वे लोग घूमने गए हैं। यद्यपि वो जानती थी कि विवाह के फौरन बाद ही उन दोनों का हनीमून के लिए सिंगापुर जाने का प्रोग्राम था। वैसे भी लड़के लड़कियां विवाह के प्रारंभिक दिनों में एक दूसरे में ही इतना खोए रहते हैं कि दुनिया जहान की उन्हें चिंता ही नहीं रहती। इस तथ्य से वो भली भांति परिचित थी। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों, सोचकर मन को बहलाया। सर्द जाड़े का दिन था। मानस धूप का आनंद ले रहे थे तथा मालिनी किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में व्यस्त थी कि मानस की आवाज़ आई। कहाँ हो मालू, सुनंदा का फ़ोन है, तुमसे बात करना चाहती है। तत्परता से उसने फ़ोन का रिसीवर हाथ में पकड़ा। कानों से आवाज़ टकराई, ममा आई बैडली मिस यू। मेरे मुंह से ममा सुनकर आप चौंकी होंगी ना, किंतु आज आपसे दूर रहकर ही महसूस कर पा रही हूँ कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ सदा बुरा बर्ताव किया, लेकिन आपने सदैव मुझे अपने आंचल की छत्र छाया प्रदान की। मुझे क्षमा करना माँ। इस बार हम पल्लव एवं अनिकेत भैया और अंजना और करुणा भाभियों के साथ मिलकर होली का त्यौहार मनाएंगे। राजीव भी आएंगे। आंखों से एक बार फिर झरझर आंसू बहने लगे थे, लेकिन आंसुओं में भी अंतर होता है। आज समझ पाई। स्वयं को संभाल कर बोली, बेटा क्षमा कैसी, तुम मेरी बेटी हो, बेटी रहोगी। बच्चे माँ से तथा माँ अपने बच्चों से बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकती। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। होली को तो अभी महीना भर है, समय निकाल कर राजीव जी के साथ आकर मिल जाओ, हमें भी संतोष मिलेगा। ठीक है माँ, कोशिश करूँगी। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, लगता है राजीव आ गए हैं। फ़ोन रखकर निगाह घुमाई तो पाया मानस लगातार उसकी ओर ही देखे जा रहे हैं। उनकी आंखों में जैसी तृप्ति, आत्मसंतोष दिखाई दे रहा था, वैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। एकाएक उसे लगा मानो संसार की सारी खुशियां अचानक उसके दामन में समा गई हैं। उसकी वर्षों की तपस्या पूरी हो गई है। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी तपस्या। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे अनुरोध है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर आज पहली बार आए हों तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।